हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग प्रणाली। आइए जानते हैं RBI द्वारा साख नियंत्रण और तरलता समायोजन को। इस हेतु RBI दो प्रकार के उपकरण मात्रात्मक और गुणात्मक को अपनाता है। आइए बात करते हैं मात्रात्मक उपकरण की। सबसे पहले जानते हैं बैंक रेट यानी बैंक दर को। वह ब्याज दर जिस पर RBI द्वारा अपने ग्राहकों, सरकारों, सरकारी कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है। बैंकों द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के ऋणों की ब्याज दरों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो की। CRR भारत में कार्य करने वाले अनुचित बैंकों, देशी एवं विदेशी बैंक की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें RBI के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस अनुपात को RBI तय करता है। वर्तमान में यह 3% है। बात करते हैं सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो की। SLR भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपने ही पास रखना है। यह कैश, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इसे RBI तय करता है। वर्तमान में यह 18% है। अब बात करते हैं रेपो रेट की। वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वर्तमान में 4% है। भारत में मुद्रा बाजार के कॉल मनी बाजार का ब्याज दर रेपो रेट पर ही निर्धारित होता है। इसे बढ़ाए जाने से बैंकों के ऋणों के आवंटन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। यह वर्तमान में 3.35% है। इसकी शुरुआत RBI द्वारा नवंबर 1996 में तरलता समायोजन सुविधा के नाम से की गई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंकों की आय में वृद्धि करना था ताकि वे सस्ता ऋण आवंटन करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। अब बात करते हैं सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF की। सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आवश्यकताओं के लिए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की उच्चतम राशि बैंकों की शुद्ध जमाओं का 1% हो सकती है तथा इसमें लगने वाले ब्याज की दर उस समय के रेपो दर से अलग होगी। अब बात करते हैं खुला बाजार प्रचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO की। खुला बाजार प्रचालन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है। इसमें RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिलों को खरीदा और बेचा जाता है। जब कभी भी RBI को लगता है कि बाजार में तरलता आवश्यकता से अधिक है तो यह अपनी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचकर बाजार से मुद्रा बाहर करने का मार्ग अपनाता है। गुणात्मक उपकरण की बात करें तो मार्जिन या न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव, विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग, साख स्वीकृति योजना और क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। अब बात करते हैं बैंकों के प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक की। अनुसूचित बैंक वो बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचित में सम्मिलित हो, जिनकी प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व कोष का योग कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर हो। RBI के निर्देशानुसार अनुसूचित बैंक को अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत CRR के रूप में RBI के पास एवं SLR के रूप में पूंजी की पर्याप्त मात्रा को अपने पास रखनी होती है। बात करते हैं गैर अनुसूचित बैंक की, जो अनुसूचित बैंक होने की शर्तों को पूरा न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है।
वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक वे बैंक जो साख सृजन का काम करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ऋण का वितरण करते हैं। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया था। बात करते हैं सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक की। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को सहकारी बैंक कहते हैं। ये बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि एवं शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत, स्वरोजगार, लघु उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। इन बैंकों का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना था, जहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो। विकास बैंक की बात करें तो ये बैंक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योग और बुनियादी संरचना में निवेश हेतु सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम आदि विकास बैंक के उदाहरण हैं। लघु वित्त बैंक की बात करें तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 में लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन बैंकों का उद्देश्य जनसंख्या के उन वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अभी बैंकिंग सुविधाओं से अछूते हैं। बात करते हैं भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक की। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा श्रमिकों इत्यादि के खाते खुलवाना है। इसके अलावा इनका एक उद्देश्य भुगतान सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन का अधिक प्रसार करना है। ये बैंक जमाओं पर आधारित हैं जो ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते। बात करते हैं बैड बैंक की। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या को समाप्त करने के लिए बैड बैंक की शुरुआत की गई। गैर निष्पादित परिसंपत्ति तथा बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। गैर निष्पादित संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बैंक ग्राहकों को ऋण देता है जो बैंक की परिसंपत्ति कहलाता है, लेकिन उस ऋण का एक निश्चित समयावधि पर बैंक को मूलधन तथा ब्याज की किस्त का भुगतान नहीं मिला हो तो उसे ही गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। भारत में NPA के लिए यह समयावधि 90 दिन है, अर्थात यह माना गया है कि जिन सामान्य ऋण के संबंध में 1 वर्ष में 1 तिमाही या 90 दिनों से अधिक ब्याज तथा मूलधन की किस्त का भुगतान नहीं मिला हो उसे NPA की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन कृषि ऋणों को तब NPA घोषित करते हैं जब ब्याज तथा किस्त अदायगी 2 फसल सीजन के बाद ना हो सके। NPA के समाधान के कुछ प्रावधानों की बात करें तो सारफेसी एक्ट 2002, विलफुल डिफॉल्टरों के लिए सरकार ने 2002 में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट पारित किया, जिसमें बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को NPA से निपटने के लिए बहुत अधिक शक्ति मिल सके। ऐसे कर्जदार जो जानबूझकर ऋण अदा नहीं करना चाहते उन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त NPA की समस्या से निपटने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग यानी SDR स्कीम, इंद्रधनुष प्लान 2015, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का भी उपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं बैंकों का पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। NPA की समस्या से जूझ रहे बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने बैंकों को धनराशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में देने की घोषणा की थी। इसे ही बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कहा जाता है। डिजिटल पेमेंट मोड की बात करें तो कैशलेस इकोनॉमी बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है। दरअसल डिजिटल पेमेंट मोड के माध्यम से पैसों का लेन देन आसानी से तथा किसी भी स्थान पर सुलभता से किया जा सकता है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि
इसके उदाहरण हैं। बैंकिंग सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों की बात करें तो ए घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से बनाई गई। एस तारापुर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से बनाई गई। विमल जालान समिति नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से। उषा थोराट समिति देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। नचिकेत मोर समिति निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई।